Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to start the ethics lecture, which means a GS paper 4. तो सबसे पहले हम लोग we will start from lecture 1, which in which we are going to discuss ethics and human interface. और उसमें है essence, determinants and consequences of ethics in human actions and dimensions of ethics in private and public relationship. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ethics क्या है. एथिक्स के बारे में हम लोग सारा कुछ देखेंगे. एथिक्स क्या है उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से एथिक्स आता है, किस स्कॉलर्स ने इसको क्या क्या एथिक्स का डेफिनेशन हर स्कॉलर्स ने अलग अलग दिया है. तो हम लोग वो भी देखेंगे कि हर स्कॉलर्स ने क्या क्या बोला है या एथिक्स का अलग अलग डिफाइन किया है तो कैसे किया है. फिर देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ एथिक्स, फिर देखेंगे सोर्सेस ऑफ एथिक्स, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स. उसके बाद देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एब्सेंस ऑफ एथिक्स कि अगर एथिक्स नहीं रहा तो फिर उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, फिर इसका स्कोप क्या क्या होता है. फिर देखेंगे कि नेचर इसेंस ऑफ एथिक्स क्या है, फिर नेचर ऑफ एथिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स क्या है. उसके बाद देखेंगे डायमेंशन ऑफ एथिक्स क्या है. फिर उसके बाद देखेंगे चैलेंजेस ऑफ एथिक्स क्या है. और एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप में कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि प्राइवेट में एथिक्स कैसे होना चाहिए, पब्लिक रिलेशनशिप में एथिक्स कैसे होना चाहिए. फिर मोरल्स कैसे है, एथिक्स अगर मोरालिटी है, अगर एथिक्स नहीं है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. फिर देखेंगे कि ह्यूमन वैल्यूज के बारे में. एंड देन आफ्टर हम लोग देखेंगे की टर्म्स ऑफ एथिक्स एंड देयर मीनिंग्स कि क्या क्या एथिक्स के कितने सारे की टर्म्स है या फिर और उसके मीनिंग्स क्या क्या है. और हम लोग ये सब देखेंगे की टर्म्स विद एग्जांपल्स कि अगर जो भी की टर्म्स है उसके क्या क्या एग्जांपल्स है और हम लोग कहाँ कहाँ उसका यूज कर सकते हैं. तो अब चलते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे कैसे हमें क्या पढ़ना है. तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 4, लेकिन फिर भी अभी हम लोग देख लेते हैं. जैसे एथिक्स हो गया, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है. तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या, जैसे टॉपिक 1 हुआ तो टॉपिक 1 में हमारा रहेगा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. और टॉपिक 2 हो गया एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड. टॉपिक 3 इमोशनल इंटेलिजेंस एंड और टॉपिक 4 वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज. और टॉपिक 5 प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस एंड. और टॉपिक 6 हो गया मोरल फिलोसफीज एंड फिलोसफर्स. और 7 हो गया केस स्टडीज. तो अब देखेंगे कि ये जो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है ये फिलोसफिकल पार्ट है, तो इसमें पूरा फिलोसफी आता है. ये जो एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड है और इमोशनल इंटेलिजेंस है ये साइकोलॉजिकल पार्ट है. इसको हम लोग साइकोलॉजी की तरह समझेंगे. और ये जो टॉपिक 4 है और 5 है ये वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज और प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस. तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे वर्क होता है, कैसे रूल रेगुलेशन होता है, और एथिक्स का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है. और ये जो टॉपिक 4 है स्पेशली ये दोनों जैसे वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज एंड प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना होता है और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिखाता है. लेकिन ये जो वैल्यूज है, वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज, ये जो है पॉलिटिकल साइंस को दिखाता है. और ये जो मोरल फिलोसफीज है और ये जो एंड द 7 वन इज पहले हम लोग ये देखेंगे ये जो एथिक्स है, ह्यूमन इंटरफेस और ये मोरल फिलोसफीज एंड फिलोसफर, ये कोर फिलोसफी है. मतलब इसको है ना इन डेप्थ में पढ़ते हैं और यहीं से एथिक्स की शुरुआत भी हुई थी. और ये दूसरा है एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस. ये इट इज अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियरल एटीट्यूड. ये आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड इंडिविजुअल पर्सन के साथ कैसा है, बिहेवियर कैसा है, तो ये सारी चीजें आपको दिखाती है. या ये सारी चीजें है ना हमें दिखाती है कि हमारा एटीट्यूड कैसे है, किसके टुवर्ड्स हम लोग कैसा एक्शन लेते हैं. अगर कोई हमारा सर्कमस्टांस आ जाए तो उस बेसिस पे हम लोग हमारा उस समय इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और हम कैसे रिएक्ट करेंगे, तो ये देखते हैं. और ये जो है वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज और प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, तो बोथ आर अबाउट अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ एथिक्स कि अब ये जो वैल्यूज है या गवर्नेंस में हम लोग कैसे एथिक्स का यूज करते हैं या फिर सिविल सर्विसेज में हम लोग कैसे एथिक्स का यूज करते हैं वो देखेंगे. और बात करते हैं केस स्टडीज की. तो केस स्टडीज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 6 टॉपिक इन केस स्टडीज. तो ये सारी चीजें जितने भी हम लोग यहाँ देखा है, ये ए हो गया और ये टॉपिक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड 6, ये सारी चीज का मिला करके आपको केस स्टडीज में आएगा. तो अब देखते हैं क्या
सोर्सेज ऑफ रीडिंग, लेक्सिकन से आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद क्या है, क्योंकि अभी मैं इतना इन डेप्थ और इन इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताऊंगी कि आई होप कि लेक्सिकन तक ना जाना पड़े। अ, और ये जो है वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये आर के अरोड़ा से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एथिक्स पेपर डील्स विद ह्यूमन कंडक्ट। अब ये एथिक्स पेपर क्या है, वो ह्यूमन कंडक्ट को डील करता है, एंड ह्यूमन कैन हैव डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। तो एथिक्स जो है ये ह्यूमन कंडक्ट, ये हमारा कौन सा, हम लोग कभी कोई सिचुएशन आ जाए तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारे कंडक्ट को दिखाता है। और ह्यूमन हैव डिफरेंट मैनिफेस्टेशन, मतलब अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग रिएक्ट करते हैं। और वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन को, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनुअल का 75 पेजेस का होता है, वो हम लोग देख सकते हैं। और जो ये एथिक्स थ्योरी है, और एथिक्स जो है इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है और प्रैक्टिस पार्ट भी है। और बहुत सारे एथिक्स हो गया, जैसे एथिक्स इन गवर्नेंस। गवर्नेंस जो है हमें एआरसी रिपोर्ट जो सेकंड है उसमें एथिक्स इन गवर्नेंस या ये सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं वहां से। अब जैसे करंट को कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे ये उड़ता पंजाब, ये ड्रग एडिक्ट हो गया, तो उसको हम लोग कैसे केस स्टडीज में आ जाएगा तो हम कैसे उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, और ये कैसे डायलेमा, और फिर ये सारी चीजों पे अगर केस स्टडीज में पूछ दे तो फिर हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। फिर कोल्ड ब्लॉक स्कैम है, जो कोल्ड ब्लॉक स्कैम है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं केस स्टडीज, कि अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं और अगर आपको पता चले कि आपका जो कलीग है वो करप्शन कर रहा है, तो आप कैसे उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, या फिर अगर आप उसका साथ देंगे, या फिर आप उसको करप्शन करने से रोकेंगे। और उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, उसके बाद दलित कुक इन स्कूल, तो ये आपका केस स्टडीज में पूछ सकता है, जैसे कि ये कि कास्ट बेस होता है, या बहुत बहुत सारे ये जैसे कि एससी एसटी के होते हैं, या फिर लोअर अपर कास्ट वाले ये लोअर कास्ट के हाथ से खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो कैसे फिर आप अगर इफ यू बिकम अ डीएम ऑन दिस स्टेट या फिर इन दिस स्टेट, तो हाउ विल यू टैकल ऑल दिस सिचुएशन, और हाउ विल यू कन्विंस ऑल द पीपल्स कि दे शुड ईट विद द हैंड ऑफ दलित कुक। एंड तो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर केस स्टडीज। देखते हैं। और जैसे कि इसमें आता है कि 20 क्वेश्चन होते हैं मोस्टली, तो उसमें 130 मार्क्स का 13 क्वेश्चन होता है, और उसमें केस स्टडीज होता है 6 और 7 और मे बी समटाइम्स 5 ऑल्सो, तो ये 20 मार्क्स का होता है। और उसके बाद देखते हैं, एथिक्स डिमांड्स रेडिकल क्रिटिकल थिंकिंग, और इसका अप्रोच कैसा होना चाहिए एथिक्स का, फॉर गुड आंसर, और थ्योरी होना चाहिए प्लस प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस इन द सेंस कि करंट अफेयर्स होना चाहिए, कि हम कोई सिचुएशन बेस्ड या फिर केस स्टडीज ऐड कर दें। और आपका फिलॉसफी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि थ्योरी होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, एंड फिलॉसफी होना चाहिए। फिलॉसफी इन द सेंस कि हम जो भी फिलोसफर्स हैं, अगर कोई भी केस हमें केस स्टडीज दे दिया जाता है या फिर कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो हम लोग कैसे उस सिचुएशन पे, जैसे प्लेटो को कोट कर सकते हैं, एरिस्टोटल को कोट कर सकते हैं, फिर जेएस मिल को कोट कर सकते हैं, इमैनुअल कांत को कोट कर सकते हैं। तो हर सिचुएशन का अपना एक क्वेश्चन, जो जो जिस पे फिट बैठेगा, आप उस फिलोसफर को आप कोट कर सकते हैं। और आप जैसे वो इंडियन फिलोसफर है, तो जैसे आप गांधी को कोट कर सकते हैं, विवेकानंदा हो गए, फिर और भी हैं, एम एन रॉय हो गए। तो जब जैसा सिचुएशन आएगा या जैसा क्वेश्चन होगा, तो आप उनको कोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या ओरिजिन ऑफ एथिक्स का कैसे हुआ। अब हम देखते हैं कि एथिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, और कैसे जितने भी जो फिलोसफर थे, तो उन्होंने एथिक्स को कैसे डिफाइन किया है, क्योंकि सब लोग का अलग एक डेफिनेशन था, सब लोग का एक अलग नजरिया था, अलग पर्सपेक्टिव था, तो उन्होंने कैसे उसको डिफाइन किया है, तो हम लोग वो देखते हैं। देन आफ्टर वी विल मूव फॉरवर्ड। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एथिक्स क्या है। देयर इज ए scholar Porter Stewart who have said ethics is knowing the difference between what you have the right to do and what is right to do, which means कि what you have right to do, कि तुम्हें क्या
क्या सही है जो करना चाहिए या फिर व्हाट इज राइट टू डू, या जो सही है वो करना चाहिए, कि इसमें दो डिफरेंस है। व्हाट यू हैव राइट टू डू, कि तुम्हें क्या सही लगता है, वो जो तुम्हें जो सही लगता है वो करना चाहिए, या फिर जो सही है वो करना चाहिए। तो इसका जो डिफरेंस है, तो वो हमें एथिक्स सिखाता है कि ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो मुझे सही लग रहा है वो सही हो, जो एक्चुअल में सही है वही हमें करना चाहिए। और इंट्रोडक्शन ऑफ एथिक्स, तो एथिक्स का इंट्रोडक्शन, एथिक्स क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ मोरल प्रिंसिपल दैट रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट, जो एक मोरल प्रिंसिपल है जो रेगुलेट करता है ह्यूमन कंडक्ट को इन सोसाइटी। इट स्टडीज द नॉर्म्स और स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग टू जज एक्शंस है। कोई भी एक्शंस होता है उसको अगर हमारे पास एथिक्स है तो हम जज कर सकते हैं कि ये क्या, ये सही है और या फिर क्या गलत है। और इट स्टडीज व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग, जस्ट और अनजस्ट, तो क्या सही है और क्या गलत है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे रिलीजन्स, फिलोसफीज हो गया, तो उसके बेसिस पे हम लोग एथिक्स को देख सकते हैं। कल्चर हमारा, फिर ह्यूमन कंसाइंस एंड इंट्यूशन, जो हमारा गट फीलिंग कहता है कि समटाइम्स कि अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं, जैसे समवेयर है ना, कुछ बहुत सारे बच्चे चीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ को लगता है कि नहीं ये हमारा इंट्यूशन है कि ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, तो फिर वो हमारा जो इंट्यूशन है वो हमारे एथिक्स को दिखाता है। फिर रोल मॉडल जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, अगर वो कोई भी हो सकते हैं रोल मॉडल, तो उनसे हम सीखते हैं कि अगर वो एथिकली जो जिस पाथ पे चल रहे हैं, तो वी विल आल्सो ट्राई कि हम भी उसी पाथ पे चले। फैमिली हो गया एंड फ्रेंड्स हो गया, स्कूल एंड कॉलेज, रैशनल थिंकिंग एंड पर्सनल एक्सपीरियंस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ दिस विच इज एथिक्स। तो ये सारी चीजें हमें एथिक्स सिखाती है, और एथिक्स कैसे यूज करना है और ये सारी चीजें बताती है। और जैसे एथिक्स का कहाँ कहाँ पे रोल है, या फिर एथिक्स कैसे यूज में आता है, जैसे कंसाइंस है हमारा, फिर मोरल्स, फिर इंटीग्रिटी, फेयरनेस कि क्या सही है क्या नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू विल बी रेस्पॉन्सिबल देन यू विल, आप हमेशा सोचोगे कि जो जस्ट है या एथिकली जो करेक्ट है हम वही करें। ऑनर, प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी, चॉइस, वैल्यूज एंड राइटियसनेस, अगर आपको पता होगा कि ये सही है तो फिर आप वही करेंगे और आप एथिकली करेक्ट भी होंगे। और देखते हैं कि जो हर फिलोसफर्स ने क्या क्या इसको डिफाइन किया है, कि सबका अलग अलग नजरिया था और उन्होंने उनका जो पर्सपेक्टिव था तो उन्होंने कैसे डिफाइन किया है एथिक्स को। तो डेफिनेशन ऑफ एथिक्स फ्रॉम डिफरेंट स्कॉलर्स, तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं, एथिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स कैन लिव ए गुड एंड वर्चुअस लाइफ एंड इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ मोरल कैरेक्टर एंड वर्च्यूज। वो कहते हैं कि एथिक्स जो है वो हमें बताता है कि कैसे इंडिविजुअल अपना एक अच्छा एंड वर्चुअस लाइफ जी सकता है, एंड इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ मोरल कैरेक्टर एंड वर्च्यूज। तो ये जब भी ये जो मोरल कैरेक्टर और जो वर्च्यूज है तो वो कैसे एग्जामिन कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और इमैनुअल कांत कहते हैं ethics is the rational investigation of the principle and rules that guide human behavior, focusing on the inherent worth and dignity of rational beings है। ये rational thinking और rational investigation क्या है, और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो rational हमेशा, मतलब किसी के भी टुवर्ड्स आप impartial रहिए, मतलब कि आप पार्शियलिटी नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, हमेशा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचना है, या फिर किसी भी के भी टुवर्ड्स इंक्लाइंड नहीं होना है किसी एक तरफ, आप हमेशा मिडवे पाथ या मिडिल पाथ आप चूज करें। और जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं, एथिक्स इज कंसर्न विद मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड द परस्यूट ऑफ प्लेजर। तो ये कहते हैं क्या कि एथिक्स है ना वो जो किस पे कंसंट्रेटेड है, जो सारे लोगों को खुशी देना और उनके वेलबींग के बारे में सोचना, और कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग खुश रहें थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड परस्यूट ऑफ प्लेजर, कि कैसे सब लोग को खुशी मिले और प्लेजर मिले। जॉन रॉल्स क्या कहते हैं, एथिक कंसर्न्स प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस इन सोशल इंस्टीट्यूशन, एम्फेसाइजिंग द नीड टू क्रिएट ए जस्ट सोसाइटी दैट मैक्सिमाइजेस द वेलफेयर ऑफ द लीस्ट एडवांटेज्ड। कहने का मतलब क्या है कि जॉन रॉल्स है ना वो जस्टिस के बारे में सोचते हैं, फेयरनेस, कि कैसे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है या फिर सोशली सबको कैसे जस्टिस दिया जाए और फेयरनेस प्रोवाइड किया जाए, मतलब कैसे सब लोग को विदाउट किसी के भी टुवर्ड्स पार्शियलिटी ना रख के इम्पार्शियल और फेयरनेस जस्टिस दिया जाए, और
द नीड टू क्रिएट ए जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी क्या है कि सबको इक्वालिटी की तरह देखा जाए, किसी के साथ कोई भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द लिस्ट एडवांटेज। तो जो जिनके पास कमी है, जो लिस्ट एडवांटेज है, तो उनको सबसे ज्यादा वेलफेयर मिलना चाहिए, वेदर इन केस ऑफ फूड, लाइवलीहुड, हेल्थ एंड एजुकेशन, और भी जो सारी चीजें हैं उसमें। अब ये एथिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ? ओरिजिन ऑफ एथिक्स, तो देयर इज ए निकोमाकियन एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल, जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफी है। निकोमाकियन एथिक्स बाय एरिस्टोटल इज ए comprehensive exploration of a ethical theory and practice. तो एरिस्टोटल delves into the nature of virtue, moral character, and the pursuit of a good life. In this work, laying the groundwork for ethical inquiry and providing invaluable insights into the origin. इन्होंने एरिस्टोटल ने जो नेचर ऑफ वर्च्यू है, मोरल कैरेक्टर है, एंड परस्यूट ऑफ गुड लाइफ इन इन दिस वर्क, कि आप कैसे वर्चुअस रह सकते हैं, आप अपना मोरली आप अपना कैरेक्टर कैसे मोरली आप राइट रख सकते हैं, और आप कैसे गुड लाइफ जी सकते हैं अपने काम के साथ। तो यही एरिस्टोटल ने बताया था। और ethics is derived from the Greek word ethos and Latin word mores, which means customs, way of behavior and human character. तो एथिक्स क्या है? और एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, तो इन तीनों को मिलाकर के एथिक्स बनता है। अब हम देखते हैं जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो बुकिश डेफिनेशन है, जिसको आप इन सब को तो आप डिफाइन कर ही सकते हैं, आप अपने आंसर में या इंट्रो में आप लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। देखते हैं क्या कि डेफिनेशन ऑफ एथिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो एथिक्स डील्स विद ह्यूमन कंडक्ट एंड कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड विद एन एम टू अचीव द चीफ गुड। और ये चीफ गुड क्या है? निर्वाणा। और इसका जो है, इसको बोलते हैं समन बोनम। तो ये और इसका मतलब है क्या? ये जो समन बोनम है एक फ्रेंच वर्ड है, मींस चीफ गुड, उसको चीफ गुड कहते हैं। और ऐसे जनरल इंग्लिश टर्म में चीफ गुड का मतलब है एनलाइटमेंट या निर्वाणा। Ethics is a field of normative science, so which deals with human character and conduct with an aim to achieve summum bonum. मतलब ethics जो ऐसा फील्ड है जो normative science के लिए साइंस का है, जिसका वो जो ह्यूमन कैरेक्टर या ये जो कंडक्ट है, जिसका एम है समन बोनम, कि आप कैसे अपने एथिकली करेक्ट होकर के और एथिकली आप एथिक्स के पाथ पे चल के आप कैसे निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं। तो एथिक्स डील्स विद स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट बेस्ड ऑन वैल्यूज। जो एथिक्स है वो क्या करता है? आपका दिखाता है स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, कि ह्यूमन का कैरेक्टर कैसा है, और अगर आपका कंडक्ट सही है तो अगर आप तो फिर वो आपके वैल्यूज को दिखाता है कि आप वैल्यूज के कितने पक्के हैं, आप अपने बात जो रखते हैं, आपने जो बात बोली है, या फिर अगर आपको वो दिखाता है कि अगर आप अपनी जो वर्ड्स है, अगर वर्ड्स को आप जो बोलते हैं उसी पे अडिग रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको वैल्यूज को दिखाती है। द ओरिजिन ऑफ द टर्म एथिकोस विच मीन्स कैरेक्टर एंड कंडक्ट। Ethics is about evaluation of human conduct on the basis of values, established standards that whether a conduct is ethical or not. तो इसी ये जो आपका वैल्यूज है और जो एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड है, उसी के बेसिस पे दिखाता है क्या कि आपका जो कंडक्ट है वो एथिकल है या नहीं है। It means distinguishing right from wrong and understanding which human conduct is ethical or unethical. तो ये ethics ही जो हमें जो हमारा human conduct है वो ethically right है और wrong है, या फिर हमें सही या गलत में difference बताता है। Ethics can be defined in most comprehensive manner as a field of normative science, और ethics can be defined in most comprehensive manner as a field of normative science which deals with the human character, जो human character के साथ deal करता है, and conduct as right or wrong on the basis of established standard with an aim to achieve summum bonum, कि वो कैसे ethically सही होकर के आप अपने values के साथ चल करके आप कैसे निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं। In simple way, it can be defined as a field of moral philosophy dealing with human character and conduct. और ये जो है एथिक्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है या प्रॉपर डेफिनेशन है।
और एथिक्स को हम लोग कैसे बांट सकते हैं, जैसे एथिक्स हो गया, एथिक्स राइट और रॉन्ग कंडक्ट, इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे, एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड है उसके बेसिस पे देखेंगे, ये नॉर्मेटिव साइंस है उसके बेसिस पे देखेंगे, चीफ गुड है उसके बेसिस पे देखेंगे। अब जैसे एस्टैब्लिश्ड साइंस क्या है, मोरल प्रिंसिपल और नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ एथिक्स एंड फिलॉसफी। और ये जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स है बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, ये जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स है वो आप रैशनैलिटी के बेस्ड पे ही पा सकते हैं, जैसे कि आप कैसे, आपका जो नजरिया इतना ब्रॉड कैसे होगा, व्हेन यू विल सी एंड थॉट अबाउट रैशनल। तो रैशनल कहने का मतलब व्हेन यू विल थिंक लाइक कि आप कैसे मिडिल पाथ देखते हैं, किसी भी रिलीजन हो गया या किसी भी सिचुएशन के टुवर्ड्स, अगर आप एक तरफा फैसला ना लेकर के आप मिडिल पाथ को देखते हैं, या फिर मिडिल आप जो फैसला लेते हैं वो दोनों पक्षों का सुन के फिर लेते हैं, तो आप रैशनली बहुत एक्टिव है, या फिर आपका जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है या फिर वो आपका बहुत ब्रॉड है। और नॉर्मेटिव साइंस क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है द डेवलपमेंट ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड हैज गिवन राइज टू द फील्ड ऑफ नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस कहने का मतलब कि ये दिखाता है डेवलपमेंट ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, कि आपका जो एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड है वो कितना डेवलप्ड है नॉर्मेटिव साइंस के फील्ड में। अब देखते हैं क्या, ये चीफ गुड क्या है, द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, जो है द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, जैसे निर्वाणा, द मोस्ट वर्चुअस पर्सन। अब देखते हैं क्या, वी कैन वी से एनी कंडक्ट एथिकल और अनएथिकल। तो कंडक्ट एज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, मोरल और इमोरल, ये कैसे होता है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, कि आप एक वो कहते हैं ना कि किसी भी जैसे कोई भी आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हाँ अगर ये बंदा ये कह रहा है कि इसने, अगर आप किसी को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हाँ ये तो हमेशा सही बोलता है, तो अगर वो कुछ भी कह रहा है तो यू विल आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली कि अगर ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा। तो उस तरह से अगर आप एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं तो उस बेसिस पे आप जान सकते हैं कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, जैसे पीस और वॉर, तो अगर पीस है तो वो पॉजिटिव वैल्यू है, अगर वॉर है तो नेगेटिव वैल्यू है, तो पीस शुड प्रिवेल। तो ये जो अगर पता है कि हाँ ये जो पीस है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमेशा हम चाहेंगे कि पीस ही रहना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए। अब उसका देखते हैं क्या, जैसे कांत हैज सेड वन एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, ये कि कांत ने ये कहा है कि ये एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे बुद्धा हैज सेड मध्यम मार्ग, मिडिल मार्ग, तो बुद्धा का क्या था कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हमेशा मिडिल पाथ पे ही चलना चाहिए, वही सही रास्ता है। और another example is sports has also established standards which is participation of fearless and respect to others, not just winning। अभी जैसे स्पोर्ट्स है तो एक एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि ये जो पार्टिसिपेशन होता है इसमें है ना, और पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे इसमें आप जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, लेकिन बट स्टिल आपको पार्टिसिपेट करना है, और फियरलेस कि उसमें हारने का डर नहीं हो, कि पता है कि कोई जीतेगा तो ऑब्वियसली कि कोई दूसरा हारेगा ही, बट स्टिल आपको अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। ओलंपिक, जैसे ओलंपिक है सम इंस्टीट्यूशनल वैल्यू, तो ओलंपिक का एक इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज है कि इतने सारे लोग में से कुछ ही लोग जीतते हैं, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं फियरलेस होकर के, कि एक स्टैंडर्ड है, पैरामीटर है कि वहां से आपने कि अगर वहां पे कोई जीत रहा है, किसी ने गोल्ड पाया है या सिल्वर हो गया या ब्रॉन्ज, तो वो उस काबिल होगा तभी मिला है, अगर जो उस काबिल नहीं है तो फिर उसको नहीं मिला है। तो फिर अगर जिसने नहीं जीता है तो वो क्रॉस क्वेश्चन या आर्गुमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो ओलंपिक है एक क्राइटेरिया सेट कर चुका है कि वो एक रैशनैलिटी के बेसिस पे ही जज करते हैं, और जो जिस मेरिट का है उसी को देते हैं। तो फिर और देखते हैं, जैसे एथिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी ह्यूमन कंडक्ट, जैसे नॉर्मेटिव साइंस है और वो वैल्यूज को दिखाता है। जैसे एथिक्स डील्स विद व्हाट शुड बी ह्यूमन कंडक्ट मींस हाउ यू शुड बिहेव। तो एथिक्स हमें सिखाता है क्या कि व्हाट शुड बी ह्यूमन कंडक्ट, कि ह्यूमन कंडक्ट कैसा होना चाहिए और आपको बिहेव कैसा करना चाहिए। और जैसे कि ये गुड बेटर बेस्ट, और जैसे महात्मा गांधी इन हिज यंग एज, तो जब वो स्टूडेंट थे तो वो अच्छे थे, फिर उन्होंने अच्छा कंडक्ट किया तो फिर उन्होंने बेटर ग्रोथ करते गए और उनका कंडक्ट अच्छा होते चला गया, देन ही बिकम्स अ बेस्ट।
और उनके बाद ये टच एंड और वर्चुअस पर्सन बन गए। फिर तभी उनका इतना नाम और वर्चस्व है अभी तक कि हम उन्हें फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, या फिर गांधी इतना उन्होंने फ्रीडम में भी इतना मेजर रोल प्ले किया है। तो उनका वर्चुअस उन्होंने इतना बना दिया था कि, और बना लिया है कि अभी तक उनको एज ए रिस्पेक्टफुल पर्सन और इतने लोग रिस्पेक्टफुली याद करते हैं। जैसे अभी उसका एक एग्जांपल है, रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, टचिंग फीट प्रॉपरली, और नमस्ते और प्रणाम, ये जो करते हैं एक स्टैंडर्ड बन गया कि अगर कोई सीनियर है तो उन्हें हम प्रणाम करते हैं, तो वो हमारा एथिक्स दिखाता है कि हम एथिकली कितना और मोरली कितने इंक्लाइंड है टुवर्ड्स आवर कल्चर। और एक पैरामीटर सेट कर दिया गया है बहुत कि हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने एल्डर्स की, तो हम पैर छू रहे हैं तो ये भी एक पैरामीटर सेट है, तो उसी को भी आप एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड कह सकते हैं। और इन वेस्टर्न हैंडशेक, तो हैंडशेक करके हम लोग कि हाँ एक दूसरे को ग्रेट कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर के हैंडशेक नहीं किया तो फिर आपने रेस्पेक्ट नहीं दिया, ये ऐसा एक स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया गया है। और इन मुस्लिम्स जैसे हगिंग हो गया, या फिर आदाब बोलना, या ये सलाम बोलना, तो इट्स अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि यू आर रिस्पेक्टिंग समवन और रिस्पेक्टिंग ईच अदर, तो दे आर एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। तो अब देखते हैं क्या, जैसे ये वासुदेव कुटुंबकम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो ये जो है ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, तो ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो ऑल रिलीजन हैव सम स्पेसिफिक एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, तो जितने भी रिलीजन है उनका एक एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स है कि हाँ, कि जैसे कोई मंदिर में जाते हैं वो पूजा करते हैं, और कोई मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ मॉस्क में उनका अलग क्राइटेरिया है, नमाज पढ़ते हैं, और फिर तो और कृष्ण और जो है चर्च में जाते हैं तो उनका एक अलग ये तरीका है पूजा करने का। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया गया है कि यही एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करना है। जैसे एथिक्स इज एथिक्स विच इज यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, तो एथिक्स का भी एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है कि अगर ये मॉरली करेक्ट है तो फिर आप कहीं भी चले जाइए वो मॉरली करेक्ट ही होगा, या फिर इनकरेक्ट है या फिर गलत है तो वो गलत ही होगा। अभी जैसे एथिकल स्टैंड और एक ये एक चार्ट बनाया हुआ है जिसको एक पैरामीटर में बांट दिया गया है और पैरामीटर सेट कर दिया गया है, जैसे कि सोशल नॉर्म्स, फिर कल्चर, रिलीजन, उसके ऊपर है आपका मोरल वैल्यूज हो गया, फिर उसके बाद हो गया एथिकल स्टैंडर्ड हो गया। जैसे कि ये सारा चीज आप कल्चरल नॉर्म्स पहले देखेंगे, फिर कल्चर हो गया, रिलीजन देखेंगे, अगर आप उससे उठ के अगर ऊपर उठ के देखते हैं तो आप मोरली कितने स्ट्रांग है, आप मोरली कितने राइट है, आप वो देखेंगे, और जो रॉन्ग है, मोरली कितने रॉन्ग है वो, और फिर उससे भी अगर अपने आप को इतना इन्हांस कर लेते हैं, वो कहते हैं ना निर्वाणा प्राप्त कर लेना, तो आप एथिकल अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, तो फिर आप का एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि आप एथिकली कितना करेक्ट है। जैसे गौतम बुद्धा, तो उन्होंने जब गौतम बुद्धा ने जब जब वो है पहले वो कल्चरली बाउंडेड थे, तो उन्होंने उसको जब वो सोशली नॉर्म्स और ये कल्चर से बाउंडेड थे तो उन्होंने उसको बायकॉट कर दिया, फिर उसके बाद वो मॉरल वैल्यूज की तरफ बढ़े, फिर उन्होंने मॉरली राइट को अडेप्ट किया, उसके बाद वो मॉरली राइट और फिर अपना जो है फिर उसके बाद उन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया, तो निर्वाणा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना एक एथिकल स्टैंडर्ड सेट किया, तो उसके बाद से ही उन्हें गौतम बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। Although on day-to-day basis, a human conduct is scrutinized as right or wrong on the basis of social norms, tradition, custom, religion, even moral values of individual. However, for any conduct to be ethical, it must conform to establish standards which are generally considered universal standard। ये कह रहे हैं क्या कि डेली टू डेली बेसिस पे ह्यूमन का जो कंडक्ट होता है वो स्क्रूटिनाइज करता है कि वो सही है या गलत है, किसके बेसिस पे, कि आपका जो सोशल नॉर्म्स बनाया गया है जैसे कि ट्रेडिशन हो गया या कस्टम है, रिलीजन है या मोरल वैल्यूज है, उसके बेसिस पे आप सही करते हैं या गलत करते हैं, और जो आपका कंडक्ट है उसी से आपका जो है कि आपका एथिक्स पता लगता है कि आप एथिकली करेक्ट हैं या एथिकली रॉन्ग है, और फिर उसी से फिर आप अपना एक वो एथिकल स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं, उसी को एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, विच जनरली कंसीडर्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, जो एक स्टैंडर्ड वो बना हुआ है कि अगर आप एथिकली करेक्ट, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो यू आर करेक्ट, अगर इफ यू आर नॉट डूइंग देन यू आर रॉन्ग और इनकरेक्ट।
तो such universal standards has been set by normative theories including philosophies which has given rise to a field of normative science, that is ethics has become also a separate field or branch of philosophies which deals with human conduct and character। और जैसे कि ये जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है वो सेट कर दिया गया है नॉर्मेटिव थ्योरीज के द्वारा, जिसमें आते हैं फिलोसफीज हो गए, जो फिलोसफी जिन्होंने दिया है कि ये जो फील्ड ऑफ नॉर्मेटिव है, अगर अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो यू आर एथिकली करेक्ट, अगर आप नहीं करते हैं तो यू आर एथिकली नॉट करेक्ट। और सब सारे जितने भी फिलोसफर्स थे तो उन्होंने एथिक्स को अलग अलग ब्रांच में बांट दिया है, जिसके बेसिस पे आप ह्यूमन कंडक्ट एंड कैरेक्टर को आप जज करते हैं। अब देखते हैं आगे। ये द established standards आर बेस्ड ऑन फर्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग, सेकंड रैशनैलिटी एंड लॉजिक। ये जो आपका established स्टैंडर्ड है वो किस पे बेस्ड है? पहले तो क्रिटिकल थिंकिंग कि आप किस हिसाब से सोचते हैं, आपका कि अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं या नहीं, अगर आपको कोई कहता है कि ये काम ही सही है तो फिर अगर आप उस पाथ पे आप दौड़ जाते हैं या फिर आप अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं, आई विल थिंक ऑन इट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। और दूसरा कि रैशनैलिटी, कि आप किसी भी के भी टुवर्ड्स आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट और मिडिल पाथ अपनाइए। एंड लॉजिक, कि जो भी चीज हो रहा है उसका लॉजिक क्या है। About human nature, that is the philosophies has been given on the basis of analyzing human nature, and hence often one says a conduct as ethical, it has its specific connotation that it based on established standard। और established standard as universal standards, following values can be considered as universal values like selflessness, truthfulness, honesty, peace loving, tolerance, compassion, forgiveness, respect, like responsibility। Such values have been emphasized by normative theories of ethics। और ये सारी जो values हैं वो emphasize किया गया है normative theories of ethics। तो तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ एथिक्स देखेंगे, बिकॉज ये लंबा है और इट विल टेक मोर टाइम। तो अभी यहीं तक रहने देते हैं। तो अभी आप लोग इसको एक दो बार सुन लीजिए और इफ यू आर कंफर्टेबल विद तो आप इसी से पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, इट विल वेरी फ्रूटफुल। क्योंकि जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो मेनी टाइम्स हमें ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग टू रिकॉल वेरी इजिली जब हम लोग रिविजन करेंगे तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप लोग लिखेंगे तो फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसका की टर्म्स है या जो भी मेन टर्म है आप वो लिख लीजिए, एंड जो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप इसी तरह बने रहिए, मैं डेली लेक्चर्स लाते रहूंगी और इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।